हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 15 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दैनिक जागरण ने जो सबसे मेन हेडिंग बनाई है वो है महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। और कोरोना के कारण जो मई में 12.94% सर्वोच्चतम स्तर पर थोक महंगाई पहुंची है, उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, जिसके तहत ये आंकड़े निकाले जाते हैं। तो थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत और फिलीपींस आदि देश थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को महंगाई में परिवर्तन के सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये चीज़ फिर से समझ में आनी चाहिए कि जो भारत और फिलीपींस देश हैं वो थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को महंगाई में परिवर्तन के सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो WPI है यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका जो आधार वर्ष है वो 2011-2012 है। पहले यह 2004 और 2005 था, लेकिन 2017 में इसे बदलकर 2011-12 कर दिया गया। और ये WPI जो है वो केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो इस न्यूज़ में अब ये बताया गया है कि महामारी के कारण उत्पन्न व आपूर्ति में बाधा, महंगाई, कच्चा माल, श्रम की बढ़ती लागत, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक बाजार में महंगा होता कमोडिटी के चलते महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार को जारी थोक और खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों से यह तस्वीर सामने आई है। मई में थोक महंगाई दर रिकॉर्ड 12.94% पर पहुंच गई है, वहीं खुदरा महंगाई दर 6.30% हो गई है, जो RBI की तरफ से तय अधिकतम 6% की सीमा से भी ज़्यादा है। इस साल अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.23% थी। खुदरा महंगाई दर के इस स्तर पर पहुंचने से वस्तुओं की खपत कम हो सकती है, जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। चिंता की बात यह है कि गांव में शहर के मुकाबले ज़्यादा महंगाई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि डेल्टा वेरिएंट में नए म्यूटेशन को लेकर विज्ञानी सतर्क। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से हुए नए म्यूटेशन को लेकर वैज्ञानिक सतर्क हो गए हैं। यह म्यूटेशन डेटा के स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी कि RBD में हुआ है। RBD में म्यूटेशन के कारण इसके ज़्यादा संक्रमण होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल इसके ठोस सबूत नहीं मिले हैं। RBD यानी कि रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन इंसान के शरीर में जाकर कोशिकाओं से चिपक जाता है और व्यक्ति को संक्रमित करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी डेल्टा वेरिएंट में हुए म्यूटेशन यानी बदलाव पर फिलहाल चर्चा से बच रहे हैं, परंतु एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के रोज नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। इसमें से कौन सा वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक होगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है कि भारत के साथ उन्नत रणनीतिक रिश्ता बनाएगा इजराइल। इजराइल के भी नए प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने भारत के साथ गर्मजोशी भरा रिश्ता बरकरार रखने की इच्छा जताई है। उनकी सरकार भारत के साथ उन्नत रणनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए कार्य करेगी। सरकार में बेनेट के नज़दीकी सहयोगी और विदेश मंत्री यॉर्ड लैपिड ने भी भारत के साथ बेहतर संबंधों पर जोर देने की सिफारिश की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेनेट को प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के संबंध सहयोग की नई ऊंचाइयां छुएंगे। इससे पहले विदेश मंत्री S जयशंकर के बधाई संदेश के जवाब में उनके इजराइल समकक्ष लैपिड ने नए रणनीतिक संबंधों की बात कही और जयशंकर को निकट भविष्य में इजराइल की यात्रा करने का न्योता दिया है। अगर हम निकट भविष्य में इजराइल की बात करें तो लैपिड यस जो आतिद पार्टी के प्रमुख हैं और गठबंधन में हुए समझौते के तहत सितंबर 2023 तक प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के 30 साल पूरे होने के मौके पर अगले साल वह दोनों के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध स्थापित होने की उम्मीद
रखते हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू का भी आभार जताया। पंडित जुगल किशोर शुक्ल के नाम पर होगा आईआईएमसी का पुस्तकालय। भारतीय जनसंचार संस्था यानी आईआईएमसी का पुस्तकालय अब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ग्रंथालय एवं ज्ञान संसाधन केंद्र के नाम से जाना जाएगा। हिंदी पत्रकारिता के प्रवर्तक पंडित जुगल किशोर शुक्ल के नाम पर यह देश का पहला स्मारक होगा। 17 जून को आयोजित नामांकन कार्यक्रम के अवसर पर आईआईएमसी हिंदी पत्रकारिता की प्रथम प्रतिज्ञा हिंदुस्तानियों के हित विषय पर विशेष वेबिनार भी किया जाएगा। यहाँ हेत शब्द हेतु के लिए प्रयोग किया गया है। उल्लेखनीय है कि शुक्ल जी उद्दंत मार्तंड में ऐसी ही भाषा का प्रयोग करते थे। दैनिक जागरण द्वारा 30 मई के अंक में प्रथम संपादक की याद में नहीं है कि एक स्मारक शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया था। समाचार में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के उन्नाव स्थित पैतृक निवास की भी जानकारी दी गई थी, जो जागरण ने खोज निकाला था। इस समाचार में आईआईएमसी के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने कहा था कि पत्रकारिता के इस शीर्ष संस्था का पुस्तकालय स्वर्गीय शुक्ल जी के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि 2030 तक 2.6 करोड़ एकड़ बंजर जमीन का पुनरुद्धार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सरकार वर्ष 2030 तक 2.6 करोड़ एकड़ बंजर जमीन का पुनरुद्धार करने की योजना पर काम कर रही है। इस काम से भारत पर्यावरण में 3 अरब टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी सरकार को सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, सूखा एवं भूमि क्षरण विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित करते हुए यह जानकारी दे रहे थे। उन्होंने विश्व के सभी देशों से आग्रह किया कि भूमि व पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए पूरी मानवता को सामूहिक तौर पर जिम्मेदारी उठानी होगी और भूमि पर बढ़ते दबाव को कम करना होगा। मोदी ने कहा कि हमारे सामने बहुत सारा काम है, लेकिन यह काम ये किया जा सकता है कि साथ मिलकर इस काम को हम करें, यानी कि बंजर भूमि को पुनरुद्धार करें। अब देखिए बंजर भूमि क्या होती है। बंजर भूमि कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं होती है। जमीन आमतौर पर पानी की कमी के कारण बंजर हो जाती है। भारत में 9.64 करोड़ हेक्टेयर जमीन बंजर हो चुकी है, जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.872 करोड़ हेक्टेयर है। लागत घटाने व उत्पादकता बढ़ाने को कृषि मशीनरी पर जोर। खेती की लागत में कटौती और उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि मशीनरी को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। कृषि मशीनरी उप मिशन के तहत किसानों को सशक्त बनाने के लिए नियमों में वैधानिक संशोधन किया गया है। खेती से जुड़ी मशीनों को हर किसान तक पहुंचाने के लिए कस्टम हायरिंग, केंद्र फार्म मशीनरी बैंक, खेती के हाईटेक हब की स्थापना के साथ कृषि मशीनरी के लिए राज्यों को धन जारी किया गया है। फार्म पावर को 2.5 किलोवाट प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो अभी 2 किलोवाट से भी नीचे है। कृषि क्षेत्र में मशीनरी का उपयोग बीज, उर्वरक, कीटनाशकों आदि के लिए किया जाता है। इनके व्यापक उपयोग के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र को लाभप्रद बनाने के साथ इसमें युवाओं को आकर्षित करने की योजना है। मशीनों के उपयोग से कृषि क्षेत्र एक आकर्षक व्यवसाय हो सकता है। कृषि मशीनरी में आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयुक्त व सटीक उपयोग की जरूरत है। उप मिशन के तहत कृषि क्षेत्र में मशीनों के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए सभी राज्यों को पर्याप्त धन मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, मई में प्राइवेट इक्विटी व वेंचर कैपिटल निवेश आधा हुआ। तो सबसे पहले आपको प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। प्राइवेट इक्विटी वह फंड है जो संस्थागत और खुदरा निवेशक सार्वजनिक कंपनियों का अधिग्रहण करने या निजी कंपनी में निवेश करने के लिए उपयोग करते हैं। इसे प्राइवेट इक्विटी कहा जाता है या प्राइवेट इक्विटी फंड कहा जाता है। और जो दूसरा है वेंचर कैपिटल, नई कंपनी या वेंचर जिसे शुरू हुए कम समय हुआ है
उसमें वेंचर कैपिटल शुरुआती चरण में धन जुटाने का लोकप्रिय तरीका है। जो लोग इस तरह की कंपनी में पैसा लगाते हैं उन्हें वेंचर कैपिटल कहा जाता है। वेंचर कैपिटल को निवेश के बदले कंपनी से इक्विटी या हिस्सेदारी मिलती है। प्राइवेट इक्विटी और कैपिटल, वेंचर कैपिटल आपको समझ में आ गया होगा। तो प्राइवेट इक्विटी यानी कि पीई और वेंचर कैपिटल यानी कि वीसी निवेश में बड़ी गिरावट आई है। मई 2021 में पीई और वीसी निवेश इससे पिछले महीने की तुलना में आधे से भी कम हो गया है। मई में यह निवेश 3.6 अरब डॉलर रहा है, जो अप्रैल में 7.5 अरब डॉलर रहा था। एक साल पहले यानी मई 2020 में यह 5.4 अरब डॉलर रहा था। इंडस्ट्री लॉबी IVCA और कंसल्टेंसी फर्म EY की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट इस साल के शुरुआती 5 महीने यानी जनवरी से मई तक के कुल आंकड़ों का भी उल्लेख किया गया है। इस अवधि में पीई और वीसी निवेश 20 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में दोगुना है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि निवेशकों का रुख भारत को लेकर मजबूत बना हुआ है। ध्यान देने की बात है कि अप्रैल से देश कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है। मई में ज़्यादातर राज्यों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन रहा। इसके इतर पिछले साल यानी मई 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन के बावजूद जियो प्लेटफॉर्म्स में 4.6 अरब डॉलर का निवेश आया था। EY के पार्टनर विवेक सोनी ने कहा कि निवेशकों की निगाह सरकार की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों, टीकाकरण की स्थिति और आने वाले महीने में देश की वृहद आर्थिक सेहत पर रहेगी। नेक्स्ट है कि दूसरी लहर के बावजूद खजाने पर नहीं पड़ेगा गहरा असर। कोरोना की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई 2021 के दौरान जनजीवन के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को बहुत प्रभावित किया है, लेकिन इसका सरकार के खजाने पर बहुत उल्टा असर होता नहीं दिख रहा है। SBI की शोध टीम की रिपोर्ट कहती है कि GST संग्रह की स्थिति और पेट्रोल डीजल से बड़े पैमाने पर राजस्व संग्रह से केंद्र सरकार का राजकोषीय गणित सही बैठता दिख रहा है। ऐसे में चालू वर्ष के दौरान राज्यों के राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए भी केंद्र सरकार को कोई भारी उधारी लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि पूरी इकोनॉमी की जो स्थिति बन रही है उसमें RBI के लिए ब्याज दरों में कटौती करके आर्थिक गतिविधियों को तेज करने का विकल्प मुश्किल होगा। महंगाई के मोर्चे से आ रही चुनौतियों का असर अंततः रुपए की कीमत पर भी दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज। पहला आर्टिकल है अभी भरोसे के काबिल नहीं है चीन, और ये आर्टिकल लिखा है तिब्बत चीन मामलों के विशेषज्ञ एवं सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन विजय क्रांति द्वारा। लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई मुठभेड़ को 1 साल हो गए हैं। इस घटना ने भारत और चीन के रिश्तों में जितनी कड़वाहट घोली उसकी बराबरी केवल 1962 में चीन के सैनिक हमले से ही की जा सकती है। रक्षा मामलों एवं इतिहासकार तो इसे आधुनिक सैनिक इतिहास की सबसे बर्बर घटनाओं में गिन रहे हैं। 15 से 16 जून 2020 की रात भारतीय नियंत्रण वाले लद्दाख और चीनी कब्जे वाले अक्साई चीन के बीच पड़ने वाली गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर अचानक हमला किया था, जिसमें 20 भारतीय जवान बलिदान हुए थे। जब यह हमला हुआ था उस समय भारतीय सैनिक पूरी तरह से निहत्थे थे और वे भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बनी सहमति के तहत वहां से चीनी सैनिकों की वापसी का मुआयना करने आए थे। चीनी सैनिकों का जत्था पहले तो वापसी के लिए अपनी दिशा में चल दिया, लेकिन फिर अचानक ही पलटकर उसने कील लगी लोहे की छड़ों के साथ भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। जब तक निहत्थे और हतप्रथ भारतीय सैनिक संभलते और उनके बचाव के लिए नई कोई पोजीशन बनाते, तब तक भारत के 20 सैनिक मारे जा चुके थे। जवाबी हमले में हमारे जवानों ने कम से कम 43 चीनी सैनिकों को मार गिराया। यह बात और है कि चीन ने अपने 3 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की है। भारत ने गलवान में शहीद प्रत्येक भारतीय सैनिकों की पहचान सार्वजनिक की, लेकिन चीन ने ना तो अपनी जनता को और ना ही विदेश मीडिया को इस तरह की जानकारी
हासिल होने दी। जब तक चीनी पत्रकार ने चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर जारी की तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह सोशल नेटवर्क साइट पर गलवान में मारे गए अपने परिवार के सैनिक सदस्यों या रिश्तेदारों की खबर और फोटो शेयर करने वाले चीनी नागरिकों के मैसेज न केवल हटा दिए गए बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। हाल में चीन सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत इस साल की किसी भी खबर को इस तरह की किसी भी खबर को चीनी सेना का अपमान करार माना जाएगा और पत्रकार एवं उसके अखबार को देशद्रोह की सजा दी जाएगी। गलवान से लगभग 1.5 महीने पहले ही चीनी सेना ने लद्दाख और सिक्किम के सीमा क्षेत्रों में अचानक कार्रवाई करके लद्दाख के पेंगोंग झील, स्पांगुर और हॉट स्प्रिंग के साझा गश्त करने वाले ऐसे कई स्थानों पर अपनी चौकियां बना ली थीं। ये ऐसे इलाके थे जिनके बारे में यह सहमति थी कि जब तक कोई अंतिम संधि नहीं हो जाती तब तक दोनों पक्षों के सैनिक बिना हथियार लिए बारी बारी से वहां गश्त कर सकेंगे। सीमा सुरक्षा के हिसाब से इन नाजुक इलाकों में चीन की एक पक्षीय कार्रवाई ने लद्दाख की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। लद्दाख के मोर्चे पर चीनी सैनिकों की नाकामी से सबसे ज्यादा मायूसी शी जिनपिंग को हुई, जो चीन के राष्ट्रपति होने के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और चीनी सेना के प्रधान सेनापति भी हैं। उन्हीं की सह पर चीनी सेना ने पिछले साल 5 मई से लद्दाख में आक्रामक अभियान शुरू किया था। इस अभियान का असली लक्ष्य था भारत की सीमा को लेह से जोड़ने वाली दारबुक, श्योक और गलवान के रास्ते दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली नई सड़क पर कब्जा जमाकर भारत की आखिरी हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन पर कब्जा करना। अगर चीन इसमें कामयाब हो जाता तो भारत पूरे सियाचिन और उत्तरी लद्दाख से हाथ धो बैठता। चीन को सिनजियांग और पाकिस्तान से जोड़ने वाले काराकोरम हवाई हाईवे पर भी भारतीय सेना का दबदबा खत्म हो जाता। चिनफिंग को यकीन था कि लद्दाख में इतनी बड़ी जीत हासिल करके वह चीन के अभूतपूर्व हीरो बन जाएंगे और अक्टूबर 2021 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं कांग्रेस उन्हें जीवन भर चीन का राष्ट्रपति बनाए रखने के उनके प्रस्ताव पर मुहर लगा देगी। लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनके नापाक इरादों को नष्ट कर दिया। लद्दाख पर कब्जे में असफल रहने के कारण चिनफिंग और चीनी सेना की एक और किरकिरी हुई। उन्हें 3,448 किलोमीटर लंबी हिमालयवर्ती सीमा पर अपनी सेना को सर्दियों में भी तैनात रखना पड़ा। इसमें चीनी सैनिकों की हेकड़ी निकाल दी। सैटेलाइट फोटो और चीनी इलेक्ट्रॉनिक संदेशों से यह स्पष्ट है कि लद्दाख की सर्दी में बीमार और मरने वाले चीनी सैनिकों की ढुलाई में चीनी हेलीकॉप्टर बुरी तरह हल्कान हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार चीन के लगभग 90% सैनिकों को 1-2 महीने के अंतराल पर बदलना पड़ता है। उनके मुकाबले भारत के सैनिक सियाचिन क्षेत्र में औसतन 1 साल के लिए तैनात रहते हैं। ऐसे अनुभव वाले भारतीय सैनिकों की संख्या हजारों में है। शायद यही कारण है कि लद्दाख के मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद अब शी जिनपिंग के लद्दाख क्षेत्र में थल सैनिकों के बजाय हवाई सेनाओं की तैनाती का एक नया अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है टीके की चुनौतियों से पार पाता भारत। देखिए, ये वरुण गांधी जो भाजपा के लोकसभा सदस्य हैं, ये एक तरफा आर्टिकल मान सकते हैं, इसलिए इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बेलगाम महंगाई। हालांकि इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, पहली मेन हेडिंग ही दैनिक जागरण की यही है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं आर्टिकल को कि थोक कीमतों पर आधारित महंगाई दर का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच जाना सरकार के लिए खतरे की घंटी बनना चाहिए। इसलिए और भी कि थोक के साथ खुदरा महंगाई दर भी सिर उठाए हुए है। सरकार को महंगाई पर लगाम लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, अन्यथा आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दाम उसके लिए आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी चुनौती बन सकते हैं। सरकार के नीति नियंता इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि महंगाई के बेलगाम होने से एक ओर जहां विरोधी दल सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने से मुश्किलें भी खड़ी होती दिख रही हैं। महंगाई बढ़ने के कारण है पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं की मांग एवं आपूर्ति में अंतर जो लॉकडाउन के चलते बढ़ा है। लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आम आदमी पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते मूल्यों के साथ खाद्य तेल के बढ़ते दामों से भी परेशान है। निसंदेह इसके आसार हैं कि लॉकडाउन में रियायत और राहत से मांग एवं आपूर्ति में अंतर कम होगा, लेकिन सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भी
कुछ करना होगा। देश के अनेक हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गई है। कुछ स्थानों पर तो डीजल की कीमतें भी 100 के पार पहुंच चुकी हैं। तो ये आज का यानी कि 15 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।